साहब ये एड्रेस बताएंगे? देखिए यहाँ से आप सीधा जाएंगे ना, उल्टे हाथ पर एक मोड़ आएगा, उस मोड़ से आप अंदर सीधा चले जाएं। भाईजान अगर एतराज ना हो तो आप हमें वो जगह दिखा देंगे? हम आपको वापस भी छोड़ देंगे। अब एतराज की क्या बात है, मैं तो खुद उसी तरफ जा रहा हूँ। ये लीजिए बैठिए। बैठा रहे खामोशी से, आवाज नहीं करियो दादा। तो भाई ये क्या, ये गन का? खामोशी से बैठ। बैठ खामोशी से। अरे भाई ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? बहुत दिन से तेरी तलाश थी हमें। यार मैं तो आप लोगों को रास्ता बताने आया था और आप लोग साले बैठ खामोशी से। समझ गया? चुपचाप बैठा रहियो। बैठ खामोशी से। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताओ इसे, हम यहाँ क्यों लाए हैं? शराब में डालो, कोई पहचान बाकी नहीं रहे, समझे? सर लाश नाकाबिले शनाख्त हो गई है। जाए वक़्त का अच्छी तरह से मुआयना कर लो, क्योंकि कातिल और मकतूल के बारे में ज़रूर कोई सबूत मिलेगा। सर अच्छी तरह मुआयना कर लिया, कातिल ने बड़ी चालाकी से काम किया, कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक बार और जायजा ले लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए फौरन अस्पताल रवाना करो। एक शख्स को अगवा करने के बाद बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और फिर उसकी शनाख्त को मिटाने के लिए उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया जाता है। आखिर वो शख्स कौन था और उसे क्यों कत्ल किया गया था? ऐसे बहुत से सवाल पुलिस के लिए एक मौम्मा बनते जा रहे थे। पुलिस ने अपनी सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन अभी तक मकतूल और कातिल के बारे में कुछ भी पता ना चला सकी। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? बॉडी को जलाने से पहले मकतूल को गर्दन तोड़ के हलाक किया गया है। सर आसपास के लोगों से भी ऐसी कोई बात पता नहीं चली जो कातिल और मकतूल तक हमें ले जा सके। कातिल बहुत चालाक और बहुत होशियार लगता है। कोई सबूत, कोई पहचान नहीं छोड़ी। मकतूल की शिनाख्त हमें कातिल तक ले जा सकती है। हैरत की बात तो ये है सर, 14 जुलाई से लेकर अब तक किसी भी थाने के अंदर किसी भी शख्स की कोई गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज नहीं है। हो सकता है इसमें भी कातिल की कुछ चाल हो। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। अच्छा श्योर, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है मैं करता हूँ। ओके। सर्जन मुनीर थे सर? हाँ सिर्फ
डेड बॉडी से कुछ पार्टिकल्स मिले जो यकीनन उसकी पहचान में काम आ सकते हैं। वो क्या सर? मकतूल किसी टेक्सटाइल में जॉब किया करता था। ये तो इस केस की बहुत अहम पेशरफ्त है। पुलिस के हाथ मकतूल की एक इंफॉर्मेशन लग गई थी, जिससे पुलिस को इस बात की उम्मीद हो गई थी कि पुलिस इस केस को जल्दी हल कर लेगी। इंफॉर्मेशन तो बड़े काम की थी, जो पुलिस के लिए बड़ी मददगार साबित होती, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे अंधेरे में साए को तलाश कर। तशरीफ रखिए। आपकी एसोसिएशन के सदर जो है नजम साहब, आपकी बात हुई है? जी जी, उनसे बात हो गई। उन्हीं के ताउन से आप तक पहुंचने में कामयाबी हुई है। हाँ, तो काजिम साहब डिटेल बताएंगे आप? एक आरिस नाम का बंदा है जो तकरीबन 14 जुलाई से गैर हाजिर है। आपने रब्ता करने की कोशिश नहीं की उसे? कोशिश की थी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। और कोई अल्टरनेट नंबर या पता वगैरह? ऑल्टरनेट नंबर तो नहीं है। हाँ, उसका पता मिल सकता है, लेकिन वो यहाँ का रहायशी नहीं है। फिर? वो शहदादपुर का रहने वाला है। ठीक है, हमें उसका एड्रेस और पता लिखवा दें। आप यही रहते हो? जी सर। ये बताइए, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? सर ये वो कोने वाली गली में पहले वाले मकान से पहले पड़ेगा। थैंक यू बेटा। जी ये आरिस का घर है? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। हमें आरिस के मुतालिक कुछ पूछताछ करनी है आपसे। आ जाए अंदर। आरिस के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। नहीं तो क्यों, क्या बात है? कहाँ है आरिस? वाकई आपको कुछ नहीं पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता। हुआ क्या, बताएं तो सही। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके शौहर अभी दुनिया में नहीं रहे। उनका कत्ल किया गया है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? ऐसे कैसे हो सकता है? हौसला रखिए, हम इसीलिए यहाँ आए। जरूर उस डैन नहीं मारा होगा मेरे शौहर को। हमें आपके गम का अंदाजा है, लेकिन इस वक्त रोने से काम नहीं चलेगा। आप किसकी बात कर रही हैं और किसने मारा होगा आपके शौहर को? क्या आप इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? आ जाओ। सैरिश, ये अतिया हैं। मेरी एक ताई हैं जो कराची में रहती हैं, ये उनकी बेटी हैं। आ जाओ तुम। आपने तो कभी जिक्र नहीं किया अपनी ताई का। मैं किस किस का जिक्र तुमसे करूं?
मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्हें तुम नहीं जानती हो। मैंने तो आरिस को मना किया था, यही मुझे जबरदस्ती लेकर आए। सैरिश, अतिया हमारी मेहमान है, तुम उसके साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? भाभी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं वापस चल जाती हूँ। प्लीज आरिस, मुझे बस में बिठा दीजिए। अतिया, तुम सैरिश की बात का बुरा मत मानो, उसकी आदत ही कुछ इस तरह की। तुम जाओ उस कमरे में जाके बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। सच सच बताएं, ये कौन है? सच सच तो बताया, ये मेरी ताई की बेटी है, कुछ दिनों में यहाँ रह के चली जाएगी। इसका मतलब आप फैक्ट्री से छुट्टी लेकर आए? गवर्नमेंट से 2 दिन की छुट्टी मिली है, परसों चला जाऊंगा। और ये कुछ दिन यहाँ रहेगी, तुम क्यों फिक्र करती हो? इतनी रात हो गई है और हारिस अभी तक उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठा है। अतिया को पहली नजर में देखकर ही मुझे खुद का समझ गया। मेरी छठी हिस्स ने आने वाले खतरे का एहसास दिला ही दिया था। मैं हारिस को बुलाने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ गई। उन दोनों की हंसी की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए और मैंने जब कान लगा के उनकी बातें सुनी। देखो हारिस, और मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। तुम सैरिश को तलाक दो और उसे फारिग करो। देखो, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तुम मुझे यहाँ किसके आसरे लेकर आए हो? कान खोल के सुन लो, मैं उसकी सौतन बिल्कुल नहीं बनूंगी। मेरी तो मत मारी गई थी, जो 5 लाख रुपए महल लिखवा दिया मैंने। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें उसको छोड़ना होगा। तो मैंने कब कहा कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा? अभी तो कहा तुमने कि तुमसे तलाक नहीं दोगे। देखो, मेरे जहन में एक प्लान है जिसके बाद मुझे यकीन है कि वो मुझसे खुला लेने को तैयार हो जाएगी। देखो हारिस, सैरिश हमारे बीच में एक दीवार है, उसे गिराना होगा और मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। सैरिश, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तुमने तो। मैं तो इस हराफा को पहले देख के समझ गई थी कि ये कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेगी। अब जब तुम सब समझ ही गई हो तो शराफत से निकल जाओ हमारी जिंदगी से। ओ, तुम होती कौन हो किसी की जिंदगी से निकालने वाली? अब जब तुम सब जान ही गई हो तो एक बात और जान लो, हारिस अगर मेरे नहीं हुए तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। ओ, तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी मैं? जान ले लूंगी हारिस की। बता दे अपनी बीवी को कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो 11 जुलाई की सुबह वो दोनों चले गए थे। आखिरी बार आपकी आरिस से कब बात हुई थी? 12 जुलाई को फोन पे मेरी बात हुई थी। फिर उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया और मैं उसको मना कर दी, लेकिन वो नहीं माना। हेलो, क्यों फोन किया तुमने मुझे? आरिस, क्या तुम उस लड़की की खातिर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ, छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नहीं अतिया से प्यार करता हूँ। जब तुम्हें उससे मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे यही तो मेरी मत मारी गई थी कि तुमसे ब्याह करके तुम्हें अपने घर ले आया मैं। आरिस, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मगर मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। हेलो हेलो। जब मैंने आरिस को दोबारा फोन किया तो उसने मेरी लाइन काट दी। मैं कई बार उसको ट्राई करती रही, लेकिन आरिस ने मेरी कॉल अटेंड ना की।
आरिस से मेरी उस दिन के बाद से कोई बात नहीं हुई और ना ही दोबारा मैंने कोशिश की कि मैं उससे बात करूं। क्यों? इतने दिन गुजरने के बावजूद आपको अपने शौहर की बिल्कुल परवाह नहीं थी? मैंने ये सोच के तसल्ली कर ली थी कि जब ठोकर खाएगा तो खुद ही संभल जाएगा। आपके पास अतिया का मोबाइल नंबर या एड्रेस तो होगा? अतिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो कराची में किसी जगह पर रहती है। अच्छा ठीक है, अपना मोबाइल नंबर लिखवा दें आप। जी लिखे। 03 आरिस की पहचान का एक सिरा जैसे ही पुलिस के हाथ में आया, पुलिस ने इस केस की गुत्थियों को सुलझाना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले आरिस, सैरिश और अतिया के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया। सैरिश के बयान और मोबाइल फोन के कॉल्स की रोशनी में पुलिस ने अतिया को जल्द ही तलाश कर लिया और उसे पूछगछ के लिए थाने ले आई। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने आरिस को नहीं मारा। फिर किसने मारा? क्या तुमने आरिस को उसकी बीवी के सामने जान से मारने की धमकी नहीं दी थी? सैरिश, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तुमने तो। मैं तो इस हराफा को पहले देख के समझ गई थी कि ये कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेगी। आरिस अगर मेरे नहीं हुए तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। ओह, तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी मैं? जान ले लूंगी आरिस की। बता दे अपनी बीवी को कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर मैं तो खुद परेशान थी कि आरिस अचानक कहाँ गायब हो गया। तुम्हारी आरिस से आखिरी बार मुलाकात और बात कब हुई? आप कह रहे हैं कि 14 जुलाई को उसका कत्ल हुआ, पर उस दिन तो मेरी उससे मोबाइल पर बात हुई थी और मुलाकात भी। हेलो, और कितने दिन इंतजार करवाओगे आरिस? बस समझो इंतजार के लम्हे अब खत्म होने वाले। मुझे नहीं लगता, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा ऐसा करो, कल तुम उसी पार्क में आ जाओ, मैं कल तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा। ओके, आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। आरिस, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। तो फिर एक बात बताओ, तुम आज फैक्ट्री क्यों नहीं गए? एक सरप्राइज है, वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सरप्राइज? कहीं तुम्हें 5 लाख रुपए तो नहीं मिल गए सैरिश को तलाक देने के लिए? उसे सरप्राइज ही रहने दो, आज ही तुम्हें खुशखबरी सुना दूंगा। तुम रोज मुझे ऐसे ही दिलासे देते हो और मैं रोज तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्लियां नहीं दे रहा, जो भी कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ। पक्का? बिल्कुल। चलो देख लेते हैं। ये मेरी आरिस से आखिरी मुलाकात थी। मैंने राब्ता करने की बहुत कोशिश की लेकिन राब्ता नहीं हो सका। एक बात बताइए, क्या आरिस ने उससे पहले 5 लाख रुपए की रकम की बात की थी? 5 लाख? कभी नहीं। शहदादपुर का रहने वाला है। ठीक है, हमें उसका एड्रेस और पता लिखवा दें। एक और बात सर। वो क्या? कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी रकम की दरख्वास्त की थी। कितनी रकम? तकरीबन 5 लाख रुपए। सर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? इतनी बड़ी रकम? 5-10 हजार रुपए की बात होती तो मैं दिलवा देता। सर मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा सर। सॉरी आरिस, इतनी बड़ी रकम फैक्ट्री से नहीं मिल सकती। सर प्लीज सर, मुझे बहुत अच्छा जरूरत है सर। जाहिर है जरूरत है तो मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। तुमने अंधेरे में तीर छोड़ा था या तुम्हें पता था कि आरिस 5 लाख रुपए की रकम का इंतजाम कर रहा है? सर मैंने तो यूं ही कह दिया था
आप हर बात यूं ही कह देती हैं और वो बात हो जाती है। यकीन करें सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसने पैसों का इंतजाम कर भी लिया है कि नहीं। आसिफ, इसे फिलहाल लॉकअप करो और मोबाइल रिकॉर्ड भी ले आना। क्या नाम है तुम्हारा? सर आमिर। डरो मत। ये बताओ आरिस को जानते हो? जी, लेकिन वो ज़्यादा कराची में ही रहते हैं। अच्छा, उसके बारे में कुछ भी जानते हो? जी नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। चलो ओके। पुलिस ने अपने दौरान तफ्तीश अतिया और सैरिश के बयानात लिए और जब इनके मोबाइल फोन्स के डेटा पे छानबीन की तो पुलिस के सामने एक ऐसा नंबर आया जिसने ना सिर्फ पुलिस को शक में डाल दिया बल्कि पूरे केस का रुख बदल दिया। एक ऐसा नंबर जिससे कत्ल से एक रोज पहले आरिस और सैरिश दोनों की बात हुई। आखिर वो नंबर किसका था? रफी। सर रफीक मैं हूँ। चले। सर बात क्या है? ले चलो इसे, अभी पता चल जाएगा कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन सर मैंने करा क्या है? ये तो थाने चल के बताएंगे तूने क्या करा। चले। सर मैंने कुछ नहीं करा। सर मेरी बात सुने। हाँ भाई, तेरा दिमाग दुरुस्त हुआ या नहीं? हारिस और शरीफ से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बताओ। ये ऐसे नहीं बताएगा सर, इसकी खाल खींचनी पड़ेगी। ले जाओ इसे। बता दो सर, बता दो सर, सर बता दो सर। एक दिन हारिस मेरे पास आया था। मेरा काम तो हो जाएगा ना रफ़ी भाई? काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपनी बीवी का मोबाइल नंबर और घर का पता लिखवा। पता इसमें है। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं रफ़ी भाई। हाँ हाँ पूरे होंगे। अब तो जा, तेरा काम हो जाएगा। तो रफ़ी भाई थोड़ा ख्याल से, कहीं किसी को पता ना चल जाए। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा और अगर ऐसा हुआ उसकी शनाख्त मिटा दूंगा। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया।
रफीक, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी जान। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ये हरकतें छोड़ी नहीं है? तुम्हारे शौहर ने मुझे यहाँ तुम्हारी जान लेने के लिए भेजा है। ओह, तो मेरे शौहर के कहने पे तुम मेरी जान लेने आए हो? तो इंतजार क्यों कर रहे हो? मारो मारो ना। मुझे क्या पता था सैरिश, मैं जिसकी जान लेने के लिए जा रहा हूँ वो लड़की तुम होगी। तो अब क्या करोगे? एक मिनट, मैं आता हूँ। ऐसा नहीं होता है यार जैसा तू कर रहा है। बस मैंने बोल दिया ना, तुम दोनों फटाफट पहुंच अड्डे। मैं आता हूँ। सरदी की मेरी शादी नहीं हुई, मेरा उसका मोहब्बत का ताल्लुक था। और जब उसकी शादी हारिस के साथ हुई, मैं उन दोनों जेल में था। और फिर मैं ये वो सब कुछ उस हराफा औरत के लिए कर रहा है। जब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं दी? कैसे छोड़ दूं? वो मेरा शौहर है। शौहर? कैसा शौहर जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। जब वो एक औरत की खातिर ये सब कुछ कर सकता है तो तुम भी वही करो जो वो कर रहा है। क्या मतलब? मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी वही जज्बात हैं। तो ये कि मैं तुम्हारी जान लेने के बजाय तुम्हारे शौहर की जान ले लेता हूँ। क्या? हाँ सैरिश, वक्त का तकाज़ा यही है। मेरा क्या होगा? ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगा। फिर मैंने सैरिश को मुतमईन करके मैं कराची आ गया। उस वक्त हारिस को कॉल करके मैंने एक जगह बुलवाया और अपने साथियों के साथ उसको अगवा करवाया। भाई साहब, ये एड्रेस बताएंगे? देखिए, यहाँ से आप सीधा जाएंगे ना, उल्टे हाथ पर एक मोड़ आएगा। उस मोड़ से आप अंदर सीधा चले जाएं। भाईजान, अगर एतराज ना हो तो आप हमें वो जगह दिखा देंगे? हम आपको वापस भी छोड़ देंगे। अब एतराज की क्या बात है, मैं तो खुद उसी तरफ जा रहा हूँ। ये लीजिए, बैठिए। खामोशी से, आवाज नहीं करियो दादा। ओ भाई, ये क्या, ये गन का? खामोशी से बैठ। बैठ खामोशी से। अरे भाई, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? बहुत दिन से तेरी तलाश थी हमें। यार मैं तो आप लोगों को रास्ता बताने आया था और आप लोग साले बैठ खामोशी से। समझ गया? चुपचाप बैठा रहियो। बैठ खामोशी से। हारिस को यहाँ आकर अंदाजा हो गया था कि मैंने इसको अगवा करवाया, लेकिन मैं उसके सामने नहीं आया। मुझे यहाँ क्यों लाए? बताओ इसे, हम यहाँ क्यों लाए हैं? की शराब में डालो, कोई पहचान बाकी नहीं रहे, समझे?
इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने साथी के साथ मिलकर आरिफ को कत्ल किया साहब। मैंने कत्ल किया। तुमने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि एक मासूम औरत को गुमराह किया है। तो क्या सर सैरिश को हम शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसके बयान के बाद ही तो हम अपना चालान मुकम्मल करेंगे। तो फिर सैरिश को यहाँ बुलाना होगा सर? उसे लाना होगा क्योंकि उसको पता चल गया होगा कि रफ़ी भी हमारी हिरासत में है। और सर उन 2 लड़कों को भी गिरफ्तार करना होगा। एग्जैक्टली। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी को फौरन रवाना करो और सैरिश को तुम खुद लेकर आओ। ओके सर। फिलहाल इसे लॉकअप करो। चले इजाज़त। जुर्म करने वाला जब कोई जुर्म करता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि उससे कोई ऐसी गलती ना हो जिसके बाद वो पकड़ में आ सके। उसकी पूरी कोशिश होती है कि ना तो वो पीछे कोई शनाख्त छोड़े, ना पहचान छोड़े और ना ही कोई सबूत। लेकिन अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो कभी ना कभी वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है। ऐसा ही कुछ आरिस के केस में हुआ। आरिस ने एक घड़ा खोदा जिसमें वो अपनी बीवी को डालना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस घड़े में आरिस खुद ही गिर गया। हमारी कहानी के पीछे में ये थी हमारी आज की कहानी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।